हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में हमने किंगडम मोनेरा हमने पढ़ा था। आज हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को आज हम देखेंगे, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ देखा था और यहाँ भी हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। यहाँ हम एक लेक्चर में हम हमारा एम्स कवर करते हैं, हम जिपमर कवर करते हैं, हम सारे कंपटीशन एग्ज़ाम लेवल जो भी कंपटीशन है उसको भी हम कवर करते हैं और साथ में आपकी एनसीईआरटी तो कवर होती है, आपका बोर्ड भी कवर होता है, सब कुछ आपका एक लेक्चर में कवर होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, सुनना है, ठीक है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो नीट की भी इस लेक्चर से तैयारी कर सकते हैं और ये लेक्चर किसी भी ब्रांडेड कोचिंग के समतुल्य आप इसको मान के चलना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं एनसीईआरटी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए ये एनसीईआरटी का लोगो लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे पहले जब इस अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया बने, आर्की बैक्टीरिया। आर्की मीन्स होता है प्राचीनतम प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये THESE और होगा, है ना, THESE दीज। तो देखिए क्या कहता है ये, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये कह रहा है ये जो आर्के बैक्टीरिया हैं, जो प्राचीनतम टाइम के जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, जब ये अर्थ पर इनका ओरिजिन हुआ इन बैक्टीरिया का, तो अर्थ पर उस वक्त कुछ भी चीज़ें नहीं थी, तो इनको सबसे हार्श हैबिटेट में इनको रहना पड़ा। हार्श हैबिटेट मीन्स सबसे कठिन परिस्थितियों का इन बैक्टीरियाओं को सामना करना पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, जैसे कि साल्टी एरिया, हेलोफिल्स। अब देखिए हेलोफिल्स मीन्स होता है जो साल्टी वाली जगह होती हैं, दलदली वाली जगह होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया आपको साल्टी वाली जगह पर मिलेंगे, दलदली वाली जगह पे मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग यानी कि जो गर्म झरनों के पानी होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, जैसे कि आपके एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ भी ये बैक्टीरिया आपको देखने मिल जाएंगे। और एंड मार्सली एरिया मिथोजेंस, और ये मिथोजेंस भी बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को ही हम मिथोजेंस बोलते हैं। और ये मिथोजेंस बैक्टीरिया आपको मार्सली दलदली भूमि वाली जगह पर मिलेंगे। गाय, भैंस, भेड़, आपके भेड़, बकरी, पशु, इनके इंटेस्टाइन में मिलेंगे। इनका जो काम होता है बेसिकली, जो मिथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया गाय, भैंस, भेड़, बकरी, पशु, इनकी इंटेस्टाइन में रह के जो भेड़ बकरियां क्या खाती हैं, भूसा खाती हैं। भूसे में होता है सेलुलोज, लकड़ी, ठीक है, उसको पचाने का काम करते हैं ये मिथोजेंस बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, कैटल्स होके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये, आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीमली कंडीशन। देखिए इन बैक्टीरिया का एक ही स्पेशल जो फीचर था, जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। हम जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है, लेकिन इन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपको सीडोम्यूरिन देखने के लिए मिलता है। और इन आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें हमको एस लेयर भी देखने के लिए मिलती है, और उस एस लेयर में कुछ विशेष प्रकार के कुछ हमें प्रोटीन देखने के लिए मिलते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट से सेव करते हैं। जो हार्श इन्वायरमेंट हो गया, साल्टी इन्वायरमेंट हो गया, एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, उससे बैक्टीरिया को वो सेव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये, देखिए ये मैंने आपके लिए एक आर्की बैक्टीरिया का एक ट्री बनाया है। जैसे कि एक ट्री है आर्की बैक्टीरिया, इस आर्की बैक्टीरिया की ये ब्रांचें हैं, मिथोजेंस बैक्टीरिया, हेलोफिल्स बैक्टीरिया और थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया। तो ये मैं आपको अभी ऑलरेडी मैं
मैं बता चुका हूँ। 1 मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज़, अभी सही होने वाला है। थोड़ा सा मैं देखूँ, 1 मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है, प्लीज़ ऐसे ही बने रहना लाइन पे। चलिए, जब तक थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तब तक मैं आपसे कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रहने दीजिए, सही हो गया, अब डिस्कस बाद में करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि जो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें ये आपको दिखाई दे रहा है सीडोम्यूरिन देखने के लिए मिलेगा सेल वॉल में, और इसकी सेल वॉल में एस लेयर होती है। ये एस लेयर के ऊपर कुछ ये गोल गोल आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर चल रहा है, ये कुछ विशेष प्रकार के कुछ प्रोटीन लगे हुए हैं जो हार्श एनवायरनमेंट को सहन करते हैं, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मिथोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट। नेक्स्ट पॉइंट दिखा देता हूँ आपको मैं। ये कह रहा है मिथोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सर्वाइवल ruminant animals such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane gas biogas from the dung of these animals। ये कह रहा है, मैंने आपको मिथोजेंस बैक्टीरिया के बारे में बताया था अभी, और इनका काम होता है मीथेन गैस को भी प्रोड्यूस करने का होता है, ठीक है। और इससे पहले आपको मैं पूरी कहानी क्लियर कर चुका हूँ। अब देखिए, रूमिनेंट मीन्स होता है ये कैटल, भेड़, बकरी, ठीक है। और इसके अंदर ये मिथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, इनकी इंटेस्टाइन में होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की इंटेस्टाइन में मिथोजेंस होते हैं। क्यों होते हैं ये भी बता चुका हूँ। और ये मीथेन को बनाते हैं, CH4 को, ठीक है, जिसको आप बायोगैस भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा जब हेलोफिल्स की बात आई थी तो हल्का सा ये हेलोफिल्स बैक्टीरिया की कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हेलोफिल्स बैक्टीरिया। ओके, देखिए, हेलोफिल्स बैक्टीरिया यूज्ड इन कॉस्मेटिक। हेलोफिल्स बैक्टीरिया कॉस्मेटिक में भी यूज़ होते हैं, यूज्ड एज फूड कलरिंग पिगमेंट इन द फूड इंडस्ट्री। हेलोफिल्स बैक्टीरिया फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड कलरिंग पिगमेंट्स में भी यूज़ होते हैं। हेलोफिल्स आर यूज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ पेट्रोलियम। हेलोफिल्स बैक्टीरिया पेट्रोलियम का जो एरिया होता है उसको भी बढ़ाने में मददगार होते हैं। यूज टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल, और हेलोफिल्स बैक्टीरिया टॉक्सिक मटेरियल को भी रिमूव करने में यूज़ किए जाते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज वाटर, और हेलोफिल्स बैक्टीरिया किस में यूज़ किए जाते हैं, वेस्टेज वाटर को भी ट्रीट करने में किए जाते हैं। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स ने जितने भी आज ह्यूमन बींग्स इस प्रकृति का एक ऐसा क्रिएचर है जिसने जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीव हैं, सबको काम पर लगा दिया। ह्यूमन बींग सबसे बेस्ट क्रिएचर है प्रकृति का, ठीक है। उसने ह्यूमन बींग्स ने सभी पर राज किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है जो फटा है, और साइड में ये ज्वालामुखी है और एसिडिक एनवायरनमेंट है। यहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है, थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया ग्रो इन दिस एटमॉस्फेयर। यहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया ही मिलेंगे क्योंकि वही यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब मैं आपको थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया का एक खूबसूरत सा एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक पिक्चर लिया गया है, आप देख सकते हैं थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम यू बैक्टीरिया की आपसे हम बात करते हैं। देखिए, यू बैक्टीरिया की यदि मैं आपसे बात करूं, यू बैक्टीरिया का मीन्स होता है प्राचीनतम टाइप के बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यू बैक्टीरिया में देखिए, देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। देखिए, ये कह रहा है 1000 ऑफ बैक्टीरिया, जो 1000 ऑफ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, मतलब ट्रू बैक्टीरिया, मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजुलम। देखिए, ये कह रहा है साफ साफ, जो यू बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल रिजिड होती है, और इफ मोटाइल
इसमें फ्लैजिला हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मोटाइल लिखा है, क्योंकि जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के अंदर आपके साइनोबैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, और ये समुद्र या रिवर के पानी की लहरों के साथ चलते हैं, बह जाते हैं, इसलिए इसमें मोटाइल वर्ड लिखा हुआ है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी समुद्र की लहरों के साथ या रिवर की लहरों के साथ बह जाती है, उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्स टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है आल्सो रेफर्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके स्टूडेंट्स, हैव क्लोरोफिल ए। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और इसके अंदर क्लोरोफिल ए हमको देखने के लिए मिलता है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स आर एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब देखिए, जब ब्लू ग्रीन एल्गी की बात आई है, साइनोबैक्टीरिया को ही मैंने आपको बताया था कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो जब साइनोबैक्टीरिया, जब ब्लू ग्रीन एल्गी की बात आई है, तो हम यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एंड जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा स्ट्रोक जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें बिटवीन द लाइन अब हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स को। ब्लू ग्रीन एल्गी, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर ऑफ क्लास। ब्लू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है? साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी क्लास का मेंबर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू सी फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर सी फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर सी फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट हमें मिलता है। बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा, ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव मूवमेंट अब्सेंट। जो एक्टिव मूवमेंट होता है वो अब्सेंट होता है। एक्टिव मूवमेंट का मीन्स होता है जो सीलिया फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट करते हैं, उसको हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट में भी सीन। ग्लाइडिंग मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। आपको मैंने बताया था जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके अंदर हमें सीलिया फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करती हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट मीन्स होता है जो रिवर होता है, सी होता है, रिवर सी की जो लहरें होती हैं पानी की, उनकी पानी की लहरों के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी बह जाती है, आगे पहुंच जाती है दूसरे स्थान पर, उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम थर्मोफिलिक है। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम थर्मोफिलिक है। साफ साफ पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, थर्मोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है थर्मोफिलिक, और दिस कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। और दो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो मेस्टोक्लेडियस है और दूसरी पोरोफाइडियम है, PHORMIDIUM, पोरोमाइडियम, ठीक है। मेस्टिक्लेडियस और पोरोमाइडियम दो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो आपके हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम आपसे। अब ये कह रहा है साइकोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी। साइकोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी आपके दिस कैन टॉलरेट वेरी लो टेम्परेचर। जो साइकोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी है वो लो टेम्परेचर को वो सहन कर सकती है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है नोस्टोक कॉम्यून्स और सेकंड है साइजोथ्रिक्स और माइक्रोक्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल नोस्टोक कॉम्यून्स, साइजोथ्रिक्स और माइक्रोक्यूल्स। ध्यान रखना एम्स वाले बच्चे, ये बार बार पूछा गया है, ये नीट में भी आ सकता है, जिपमर में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग बिटवीन द एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टोक के बाद फिर हम पूरी एनसीईआरटी देख लेंगे यू बैक्टीरिया की, जो बीच में मैंने अभी
ब्रेक करी है आपको पूरा समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रम। ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रम इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रम, एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है, ठीक है। विच इज रेड इन कलर ड्यू टू एक्सेसिव सी फाइकोरेथ्रिन। ये देखिए ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रिन एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली रेड कलर और ये जो रेड कलर देती है, ये रेड कलर देती है, और इसका जो रेड कलर होता है वो सी फाइकोरेथ्रिन के कारण होता है। यानी कि ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें रेड कलर का कारण सी फाइकोरेथ्रिन होता है। तो इसलिए रेड सी इज रेड ड्यू टू दिस ब्लू ग्रीन एल्गी। इसलिए जो कभी कभी समुद्र की सतह का हमें जो लाल कलर दिखाई देता है, समुद्र की जो वाटर बॉडी है उसका हमें लाल कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है, वो सी फाइकोरेथ्रिन के कारण दिखाई देता है। और ये सी फाइकोरेथ्रिन ये ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रम ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये कह रहा है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, क्योंकि इसने फर्स्ट फोटोसिंथेसिस भी इसी ने किया था। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चला गया है, पीछे लेता हूं मैं हल्का सा, लीजिए। अब देखिए यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी होती है? एनासिस्टिक होती है, ठीक है, कैम्पाइसोमा होती है और साइनोकोकस होती है, ठीक है। और कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी जो कॉलोनी में रहती हैं, जो कॉलोनी बना के ब्लू ग्रीन एल्गी रहती हैं, उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है माइक्रोसिस्टिक। और फ्लामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जो फ्लामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक नोस्टॉक होती है, दूसरी एनाबीना होती है। ये नोस्टॉक और एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी कैसी होती हैं? फ्लामेंटस होती हैं, और ये सिंपल अनब्रांच्ड हमें दिखाई देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी साइटोनेमा सो फॉल्स ब्रांचिंग। ये कह रहा है एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है जिसको हम बोलते हैं साइटोनेमा, ठीक है। ये फॉल्स ब्रांचिंग को ये शो करता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें ब्रांचिंग दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी इसमें हमें महसूस होता है कि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट, मतलब इसमें हमें ब्रांचिंग नहीं दिखाई देती, फिर भी हमें महसूस होता है कि इसमें ब्रांचिंग है, ठीक है। फॉल्स ब्रांचिंग का मीन्स होता है ये, ठीक है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी ए म्यूसिलेजिनस सीट इज प्रेजेंट आउटसाइड इन द सेल वॉल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें बाहर की सेल वॉल की तरफ म्यूसिलेजिनस सीट होती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में म्यूसिलेजिनस सीट इसलिए होती है ताकि ब्लू ग्रीन एल्गी सूखे नहीं और मरे नहीं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को ये मरने से बचाता है म्यूसिलेजिनस सीट, ठीक है, और ये सेल वॉल के बाहर की तरफ होता है। तो क्या कह रहा है पॉइंट? दिस म्यूसिलेजिनस सीट एब्जॉर्ब वाटर एंड रिटेन इट, हैंस प्रिवेंट द ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रॉम ड्राइंग, ताकि ब्लू ग्रीन एल्गी सूखे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए इज द ओनली क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कह रहा है क्लोरोफिल ए हमको किस में देखने के लिए मिलता है? केवल ब्लू ग्रीन एल्गी में ही हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सम स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी व्हेन ग्रो अंडर different wavelength of light their color according to the wavelength of light. This is known as Gadow phenomena or complementary chromatic adaptation. ये कह रहा है, देखिए Gadow phenomena और complementary adaptation क्या होता है? देखिए जब ब्लू ग्रीन एल्गी अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जब ब्लू ग्रीन एल्गी अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ
यदि ब्लू ग्रीन एल्गी में यदि रेड पिगमेंट है, यदि ब्लू ग्रीन एल्गी में हमारा रेड पिगमेंट है, ठीक है, और हम जानते हैं कि रेड पिगमेंट आपका ब्लू कलर की लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है, हम इस बात को जानते हैं कि रेड पिगमेंट ब्लू कलर की लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होगा क्या कि ब्लू ग्रीन एल्गी का जो रेड पिगमेंट है, भाई सनलाइट से तो 7 लाइट आ रही है पूरी, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी का जो रेड कलर है, ठीक है, उसने ब्लू कलर को क्या किया, सबसे अधिक एब्जॉर्ब किया और रेड पिगमेंट सबसे ऊपर उठ के आ गया, ठीक है, वाटर बॉडी पे। तो क्या होगा, ब्लू लाइट को तो एब्जॉर्ब करेगा और रेड पिगमेंट जैसे ही उठ के ऊपर आएगा तो वाटर बॉडीज पूरी रेड रेड हमको दिखाई देने लगेगी। इसको हम क्रोमेटेड एडेप्टेशन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, गेडेको फिनोमेना भी हम इसे कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन टुगेदर। अब देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का काम होता है, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब ब्लू ग्रीन एल्गी ने 2 काम अपने किए, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का काम किया और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया ब्लू ग्रीन एल्गी ने। लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें 2 एंजाइम काम करते हैं। पहला एंजाइम होता है नाइट्रोजनेस, दूसरा एंजाइम होता है नाइट्रोजनेस रिडक्टेस एंजाइम होता है। ये 2 एंजाइम काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, और दिस एंजाइम कैन नॉट वर्क विदाउट ऑक्सीजन, और ये एंजाइम विदाउट ऑक्सीजन के वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ओके, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज वाटर ब्लूमिंग। एक्सेसिव ग्रोथ होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, उसको हम वाटर ब्लूमिंग कहते हैं। ओके, मैनी स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, कई सारी स्पीसीज ब्लू ग्रीन एल्गी की बिलोंगिंग टू जीनस, कई सारी ब्लू ग्रीन एल्गी की जो स्पीसीज है, कई सारी ब्लू ग्रीन एल्गी की जो स्पीसीज हैं वो किस जीनस से बिलोंग करती हैं। पहली है एनाबीना, दूसरा है ओलुसोरिया, तीसरा है नॉस्टॉक, फोर्थ है साइटोनिमा। ओके, आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन हाई क्वांटिटी सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। ये कह रहा है, देखिए जितनी भी मैंने आपको जीनस बताई हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, एनाबीना, ठीक है, ओलुसोरिया, नॉस्टॉक, साइटोनेमा, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में रोल प्ले करती हैं और एक बायो फर्टिलाइज़र के रूप में काम करती हैं धान की खेती में, पैडी फील्ड में काम करती हैं, धान की खेती में काम करती हैं, चावल की खेती जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक एजोला पिन्नाटा इज ए एक्वाटिक टेरिडोफाइटा। एक टेरिडोफाइटा का मैं आपको नाम बता रहा हूँ जिसको हम एजोला पिन्नाटा कहते हैं, ठीक है, विच हार्बर्स ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना एजोला इन इट्स लेवल, ठीक है। इट इज़ कॉमन बायो फर्टिलाइज़र इन राइस फील्ड। देखिए, राइस फील्ड में ये एक कॉमन फर्टिलाइज़र होता है। ये भी एक एजोला पिन्नाटा, एक एक्वाटिक टेरिडोफाइटा है, ये भी आपका बायो फर्टिलाइज़र के रूप में धान की खेती में काम करता है, ठीक है। अब देखिए साइनोफेग, अब देखिए एक साइनोफेग आर द वायरसेस विच अटैक ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी। एक साइनोफेग नाम के आपके वायरसेस होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर बेटे अटैक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए मैं इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा, मत आप जाइएगा नहीं, इसी का ही दूसरा पार्ट में इसी में ही मैं इंक्लूड करके दूंगा आपको नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जाइएगा नहीं कहीं, अभी आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था साइनोफेग आर द वायरसेस विच अटैक ऑन
ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोफेग एक ऐसे वायरसेस होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर अटैक करते हैं। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी में ही नोस्टॉक भी आता है। नोस्टॉक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नोस्टॉक के ऊपर बहुत हर साल क्वेश्चन आते हैं। नोस्टॉक इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो नोस्टॉक है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है? ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को हम देख लेते हैं। डिवीज़न क्या है? साइनोफाइटा है, क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी है, ऑर्डर क्या है? ठीक है, नोस्टोकिलस है, फैमिली क्या है? नोस्टोकीसी है और जीनस नोस्टॉक है। अब अकर्स और हैबिटेट ये कहाँ पर पाया जाता है और इसका आवास क्या है नोस्टॉक का, उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फाउंड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये हमको जल में भी देखने को मिल सकती है नोस्टॉक, और लैंड पे भी हमें ज़मीन पर भी देखने के लिए मिल सकती है। ओके, नेवर फाउंड इन फ्री फिलामेंटस फ्रॉम बट ऑलवेज अकर्स इन कॉलोनी। ये कभी भी आपको एक सिंगल फिलामेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको कॉलोनी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कॉलोनी बना के रहते हैं क्योंकि ये दे कॉलोनी रिमेन्स सराउंडेड बाई ए म्यूसिजेलिनस कवर इन फ्लोट्स ओवर द वाटर सरफेस लाइक ए बॉल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नोस्टॉक बॉल। अब देखिए ये स्टेटमेंट समझिए। म्यूसिजेलिनस कवर मैं आपको बता चुका हूँ, आपके नोस्टॉक के ऊपर होता है, नोस्टॉक की सेल वॉल के ऊपर होता है, और ये नोस्टॉक फिलामेंट आपका नोस्टॉक जो एल्गी है ये आपकी एक सिंगल फिलामेंट में नहीं रहता है, ये कई सारे फिलामेंटों के साथ मिलके रहता है। और जब ये कई सारे फिलामेंटों के साथ मिलके रहता है तो ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। जब ये कई सारे फिलामेंटों के साथ मिलके रहता है तो ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए हम इसको नोस्टॉक बॉल कहते हैं। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये आपके आगे स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल बना हुआ है, आपके आगे पूरा एक सिंगल बना हुआ है। ठीक है, एक पूरा सिंगल नोस्टॉक है। ठीक है, और ये एक सिंगल नोस्टॉक कई सारे नोस्टॉक के साथ मिलके रह रहा है, और कई सारे जब नोस्टॉक के साथ मिलके रह रहा है तो इसने एक बॉल की आकृति बना लेती है। ये जब एक बॉल की आकृति बन गई है तो इसको हमने क्या बोला है? नोस्टॉक बॉल बोला है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ए फ्यू स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक आर एंडोफाइटिक। अब देखिए नोस्टॉक की कुछ स्पीसीज होती हैं जो एंडोफाइटिक होती हैं। अब बोलोगे सर एंडोफाइटिक क्या होता है? तो एंडोफाइटिक मीन्स होता है प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अदर प्लांट। जो नोस्टॉक अदर प्लांट्स के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोफाइटिक। ओके, एंडोफाइटिक का मीन्स होता है किसी प्लांट्स के अंदर रहना। ओके, देखिए अब बात करते हैं नोस्टॉक पंचीफॉर्म। ये एक नोस्टॉक का नाम है, नोस्टॉक पंचीफॉर्म इज प्रेजेंट इन द कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। अब देखिए साइकस आपके कोर्स में है, साइकस की जो रूट होती है, साइकस की रूट में प्रेजेंट इन द कोरोलॉइड नोस्टॉक पंचीफॉर्म इज प्रेजेंट। हमें नोस्टॉक पंचीफॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है इन द कोरोलॉइड में, कोरोलॉइड रूट में हमें देखने मिलता है साइकस की जो कहने का मतलब है साइकस की जो कोरोलॉइड रूट होती है, स्टेटमेंट को करेक्ट और करके बताता हूँ। साइकस की जो कोरोलॉइड रूट होती है उसमें हमको नोस्टॉक पंचीफॉर्म एल्गी देखने को मिलती है। ओके, सम स्पीसीज आर प्रेजेंट इन द रूट ऑफ ट्री फोलियम एंड स्टेम ऑफ एंथ्रोसियस प्लांट। कुछ स्पीसीज होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं किसकी रूट में? ये रूट है आपके, ये प्लांट के नाम है ट्रिलीफोलियम और स्टेम ऑफ एंथ्रोसियस प्लांट। इनकी रूट में आपको देखने को मिलती हैं कुछ नोस्टॉक। सम ऑफ द नोस्टॉक स्पीसीज फॉर्म लाइकेन एंड सिम्बायोटिक विथ फंजाई।
ठीक है, देखिए सिम्बायोटिक का मीन्स होता है जब दो चीज़ें जब एक संग रहती हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, उसको हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज लाइकेन के साथ रहती हैं। देखिए लाइकेन जीवन की शुरुआत करता है जहाँ पर आपके पौधों की पेड़ों की शुरुआत नहीं होती, वहाँ पर लाइकेन ग्रो करता है। और देन लाइकेन ग्रो करने के बाद आपका जैसे कि चट्टाने हैं और कुछ आपके एसिडिक इन्वायरमेंट हैं, वहाँ पर सबसे पहले लाइकेन ग्रो करेगा, मतलब जहाँ चट्टाने हैं और जहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट रह चुका है, तो वहाँ पर सबसे पहले लाइकेन ग्रो करेगा। उसके बाद जब वो जीवन की शुरुआत करेगा तब वहाँ पर पेड़ पौधों का होना शुरू होगा, क्योंकि उस जगह पर किसी ज़माने में वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट रहा था। ओके, अब देखिए नॉस्टॉक कम्यून्स इज ए क्रायोफिटिक। देखिए क्रायोफिटिक मीन्स होता है जो बर्फीली जगह होती हैं, जो कम तापमान वाली जगह होती हैं, उनको हम क्रायोफिटिक कहते हैं। मीन्स प्रेजेंट ऑन वेरी लो टेम्परेचर, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन अंटार्कटिका। ये कह रहा है नॉस्टॉक कम्यून्स एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक कम्यून्स ये आपके सबसे कम तापमान पर रह सकती है, जिसको हम क्रायोफिटिक बोलते हैं। क्रायोफिटिक का मीन्स होता है कम तापमान पर जो चीज़ सरवाइव कर सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ नॉस्टॉक का। ये पूरा का पूरा एक नॉस्टॉक है। ठीक है, ये नॉस्टॉक के क्या है, वेजिटेटिव सेल्स हैं। ठीक है, और ये वेजिटेटिव सेल्सों के बीच में ये हेट्रोसिस्ट है। अब देखिए हेट्रोसिस्ट, इसको मैं वर्ड में तोड़ता हूँ, हेट्रो और सिस्ट। हेट्रो का मीन्स होता है जब कोई हमें स्ट्रक्चर अलग से दिखाई देता है, उसके लिए हम हेट्रो वर्ड यूज़ करते हैं। और सिस्ट मीन्स होता है फूला हुआ। तो यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनके बीच में हमें एक अलग से कोई एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, हेट्रोसिस्ट कहा है। हेट्रो मीन्स होता है कोई चीज़ जब हमें अलग से दिखाई देती है उसको हम हेट्रो बोलते हैं, और सिस्ट मीन्स होता है फूला हुआ स्ट्रक्चर। और इन वेजिटेटिव सेल्स के ऊपर म्यूसिजुलिनस सीट है, जो मैंने आपको बताई है म्यूसिजुलिनस सीट क्यों होती है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर यूनिसिरेट होता है और अनब्रांच्ड होता है फिलामेंट ब्लू ग्रीन एल्गी। यूनिसिरेट का मीन्स होता है, आप एक ऐसे इमेजिन करिए, आप एक एक रुपए के सिक्के लीजिए हाथ में 10, एक एक रुपए के 10 सिक्के हाथ में लीजिए और उनको एक के पीछे एक लगा दीजिए, उसको बोलते हैं हम यूनिसिरेट। तो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है और अनब्रांच्ड फिलामेंट होती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ईच फिलामेंट इज इनक्लोज्ड इन ए म्यूसिजुलिनस सीट, और प्रत्येक फिलामेंट के ऊपर म्यूसिजुलिनस सीट होती है। मैंने आपको बताया था म्यूसिजुलिनस जो म्यूसिजुलिनस सीट होती है वो आपके जो नॉस्टॉक है उसको सूखने से, ड्राइड होने से बचाती है। ठीक है, सेवरल सच फिलामेंट रिमेन एम्बेडेड इन म्यूसिजुलिनस कवर, और कई सारे जो फिलामेंट होते हैं नॉस्टॉक के कई सारे फिलामेंट जो म्यूसिजुलिनस कवर है उसमें धसे हुए होते हैं इन म्यूसिजुलिनस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, म्यूसिजुलिनस जो मैट्रिक्स है उसके अंदर धसे हुए होते हैं नॉस्टॉक के कई सारे क्या चीज़, फिलामेंट। ओके, और सेल ऑफ फिलामेंट, जो फिलामेंट की जो सेल्स होती हैं, जो फिलामेंट की सेल्स होती हैं वो राउंड भी हो सकती हैं, यानी कि गोल भी हो सकती हैं, और ओवल शेप में भी हमें दिखाई दे सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन फिलामेंट हेट्रोसिस्ट। जो 2 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं प्रेजेंट फिलामेंट ऑफ हेट्रोसिस्ट। जो हेट्रोसिस्ट का जो फिलामेंट होता है, जो हेट्रोसिस्ट के जो फिलामेंट हैं आजू बाजू, उसमें 2 प्रकार की सेल्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली आपकी ऑलमोस्ट ऑफ रेगुलर इंटरवल एम्प्टी लुकिंग, कुछ सेल्स होंगी जो खाली सेल्स होंगी। ठीक है, वो खाली सेल्स कैसी होंगी, वो बैरियल शेप की होंगी, आर फाउंड इन फिलामेंट। ये सेल्स फिलामेंट के अंदर पाई जाएंगी। जो नॉस्टॉक होती है
नोस्टॉक के जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? बेरियल शेप की सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो फिलामेंट के अंदर जो बेरियल शेप की जो सेल्स होती हैं, साफ साफ लिखा है बेरियल शेप की सेल्स फिलामेंट के अंदर पाई जाती हैं, और ये सेल्स एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं। ओके, और दीज सेल्स आर लार्ज देन द नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स, और ये सेल्स बड़ी होती हैं नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स की तुलना में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सच सेल्स आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। इस ऐसी सेल्सों को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट मैंने आपको समझाया अभी आगे क्या होता है। इट मे बी इंटरकैलरी और टर्मिनल इन पोजिशंस। हेट्रोसिस्ट जनरली अकर्स, ठीक है, रेयरली इन चेन। अब देखिए मतलब आपको समझाता हूँ, इंटरकैलरी और टर्मिनल अभी समझाता हूँ क्या होता है। देखिए ये एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है नोस्टॉक का, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये तो आपको हेट्रोसिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो एरो लगा हुआ है ये हेट्रोसिस्ट है, और इसके आजू बाजू में आपके वेजिटेटिव सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको इंटरकैलरी और टर्मिनल सेल्स का मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है। देखिए ये पूरा का पूरा एक नोस्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, और ये नोस्टॉक के ये फिलामेंट हैं जिसको हमने वेजिटेटिव सेल्स बोला है। ठीक है, अब देखिए ये हैं आपके वेजिटेटिव सेल्स, ये मेरा कर्सर चल रहा है, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं। इसके बाद आपको इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स के बीच में हेट्रोसिस्ट सेल्स मिलेगी, जो वेजिटेटिव सेल्स के बीच में हेट्रोसिस्ट सेल मिलेगी उसको हम इंटरकैलरी सेल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपके वेजिटेटिव सेल्स के किनारों पे मिलेंगी, ये मेरा कर्सर चल रहा है, ये देखिए ऊपर और ये देखिए नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, ये किनारों पर जब वेजिटेटिव सेल्स के जब किनारों पे हमको हेट्रोसिस्ट सेल्स मिलेंगी उनको हम टर्मिनल हेट्रोसिस्ट बोलेंगे, और जो बीच में हमें वेजिटेटिव सेल्स के और जो वेजिटेटिव सेल्स के हमें बीच में हमें हेट्रोसिस्ट सेल मिलेंगी उनको हम इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट सेल्स कहते हैं। ओके, इंटर मीन्स दो के बीच में। अब देखिए ए हेट्रोसिस्ट में है, जो हेट्रोसिस्ट हो सकते हैं उसमें 1 और 2 पोलर नोड्यूल्स हमें मिल सकते हैं। देखिए टर्मिनल हेट्रोसिस्ट, जो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट होता है वेजिटेटिव सेल्स के बराबर में आजू बाजू टर्मिनल जो हेट्रोसिस्ट हमें आपके जो साइड में मिलेंगे किनारों पे, उनमें हमें पोलर नोड्यूल्स 1 मिल सकता है, और जो इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है उसमें हमें 2 पोलर नोड्यूल्स मिल सकते हैं। इन पोलर नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। ओके, और पोलर नोड्यूल आर आल्सो कॉल्ड ऑस्मोफिलिक रेगुलेशन, और पोलर नोड्यूल्स को हम ऑस्मोफिलिक रेगुलेशन भी कहते हैं। ओके, दे हैव माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा टू कनेक्ट इट विद नाइबोरिंग सेल्स, और जो पोलर नोड्यूल्स होते हैं इन पोलर नोड्यूल्स से क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं पोलर नोड्यूल से माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा, जो आपके आजू बाजू जो सेल्स हैं उनसे सेल टू सेल कनेक्शन बना रहे, जो सेल टू सेल कनेक्शन बना रहे, इसलिए माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा पोलर नोड्यूल से आजू बाजू निकलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस सेल वॉल ऑफ हेट्रोसिस्ट इज 2 लेयर। जो हेट्रोसिस्ट होता है उसकी सेल वॉल में 2 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। देखिए आउटर लेयर जो होती है हेट्रोसिस्ट की, जो आउटर लेयर होती है उसमें सेलुलोज और पैक्टिन हमें देखने को मिलता है, और जो इनर लेयर होती है सेलुलोज की, और जो इनर लेयर होती है हेट्रोसिस्ट की, उसमें हमें सेलुलोज देखने के लिए मिलता है। ओके, अब देखिए जो मैच्योर हेट्रोसिस्ट होता है, जो मैच्योर हेट्रोसिस्ट होता है उसमें नॉर्मल कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल ए, जो मैच्योर हेट्रोसिस्ट होता है उसमें हमको क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, लेकिन हमें फाइकोबिलिन जो आपका केमिकल है, फाइकोबिलिन जो पिगमेंट है वो हमें अब्सेंट मिलता है। ओके, अब देखिए ये पॉइंट मैं आपको यहाँ से लेके हेट्रोसिस्ट से लेके रूबिस्को एंजाइम तक ये पॉइंट आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये पॉइंट मैं आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब देखिए मैं यहाँ से मैं शुरू करूँगा, वेजिटेटिव सेल से मैं शुरू करूँगा। ठीक है, ये देखिए अब वेजिटेटिव सेल से मैं आपको बताऊँगा,
थोड़ा सा लेकिन ये बता देता हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी हेटेरोसिस्ट आर द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें जो हेटेरोसिस्ट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में रोल प्ले करता है। केवल ये बात मैं आपको बताऊंगा, वो 2 लाइनें आपको मैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो डिटेल में लाइनें हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा उन लाइनों का। देखिए वेजिटेटिव सेल्स, अब हम बात करते हैं जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं नोस्टॉक में, अभी आपको दिखाया था डायग्राम, उन सेल्सों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसमें म्यूसिजुलिनस सीड प्रेजेंट मिलेगी बाहर की तरफ। जो वेजिटेटिव सेल्स की जो सेल वॉल होती है, वेजिटेटिव सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसमें बाहर की तरफ हमको म्यूसिजुलिनस सीड मिलेगी और 2 लेयर सेल वॉल, और इसकी जो सेल वॉल होती हैं उसमें हमें 2 लेयर देखने के लिए मिलती हैं मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और इसकी जो 2 लेयर्स होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और सेल मेम्ब्रेन इसकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ये सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल आएगा। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए, सेल वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल है वेजिटेटिव सेल की, जो सेल वॉल है वो बेटा पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वेजिटेटिव सेल की, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मीन्स होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दिस सेल्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इज डिस्टिंग्विशेबल इन 2 पार्ट। जब आप इसको देखोगे, इन सेल्स को, वेजिटेटिव सेल्स को देखोगे तो ये 2 पार्ट में आपको दिखाई देगी। जो इसका पेरिपेरल वाला कलर्ड पार्ट है, पेरिपेरल वाला, पेरिपेरल का मीन्स होता है एक वेजिटेटिव सेल का जो साइड का भाग होता है, कोई भी चीज़ हो पेरिपेरल मीन्स होता है साइड वाला भाग, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल है उसका जो साइड वाला पार्ट है जिसको हमने पेरिपेरल बोला है, इसका जो कलर्ड पार्ट है उसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। और जो वेजिटेटिव सेल का जो सेंट्रल कलरलेस पार्ट है, जो वेजिटेटिव सेल का जो बीच वाला भाग है जो कलरलेस होता है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं। वेजिटेटिव सेल के ऊपर म्यूसिजुलिनस सीड आपको दिखाई दे रही है, ये इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एकाइनेट्स अभी आपको समझाऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। और ये आपको सेंट्रोप्लाज्म बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, वेजिटेटिव सेल का बीच वाला भाग जो कलरलेस होता है सेंट्रोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, और इसके साइड वाला भाग जो पेरिपेरल वाला भाग है वेजिटेटिव सेल का, जो जिसमें कलर प्रेजेंट होता है उसको हमने क्रोमोप्लाज्म बोला है। पूरा का पूरा डायग्राम आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको एक एक बात समझाने की, प्लीज़ कंप्रोमाइज़ ज़रूर करके चलें ताकि मैं आपको और बेटर आपको समझा सकूं। द क्रोमोप्लाज्म कंटेन फोटोसिंथेसिस लैमेली, फोटोसिंथेटिक लैमेली, जो क्रोमोप्लाज्म होता है उसमें हमें फोटोसिंथेटिक लैमेली देखने को मिलती है। अब बोलोगे सर ये फोटोसिंथेटिक लैमेली क्या होता है, तो बेटा देखो फोटोसिंथेटिक लैमेली वो होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है जब उसका एक टूट के एक भाग गिर जाता है, ठीक है, और वो सीधा रहता है तो उसको हम फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलते हैं, ठीक है। और जब सेल मेम्ब्रेन और दूसरी बात सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट थोड़ा टूट के अंदर गिर जाता है और वो गोल हो जाता है तो उसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस फोटोसिंथेटिक लैमेली आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये जो फोटोसिंथेटिक लैमेली हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करते हैं। ओके, सो दे आर मोर करेक्टली कॉल्ड फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स आर टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो बेसिकली कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। इसका जो जीनोम होता है, वेजिटेटिव सेल का जो जीनोम होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंड होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उसका जो जीनोम होता है वो
वो डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन इसमें हमें हिस्टोन प्रोटीन देखने के लिए नहीं मिलता। एंड नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, और इसके जो अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें हमें 70s राइबोसोम मिलेगा, और इसमें हमें न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, राइबोसोम मिलेंगे लेकिन विदाउट बाउंड्री मिलेगी। मतलब जितने भी, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रत्येक ऑर्गेनेल के अंदर अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो इसी प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मोस्ट ऑफ द 70s राइबोसोम हमें मिलेंगे इसके अंदर प्रेजेंट इन द सेंट्रोप्लाज्म रीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 70s राइबोसोम मिलेंगे, और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स भी हमें कुछ देखने के लिए मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट अब्सेंट, इसके अंदर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट अब्सेंट होता है, वही बाउंड्री वाली बात चल रही है। ठीक है, नोस्टॉक इन साइटोप्लाज्म, सम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट, जो नोस्टॉक का जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 गैस वैक्यूल है। जो गैस वैक्यूल होता है नोस्टॉक के साइटोप्लाज्म के अंदर, वो बायोंसी प्रोवाइड करता है, नोस्टॉक को तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर नोस्टॉक के जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा, साइनोफाइसिन हमें देखने के लिए मिलेगा। नोस्टॉक के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें साइनोफाइसिन मिलेगा। इसका काम होता है स्टोर फूड, मतलब फूड को इकट्ठा करने का। ठीक है, और फिर नोस्टॉक के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें पॉलीहाइड्रल बॉडीज़ मिलेंगी। इन पॉलीहाइड्रल बॉडीज़ के अंदर आरएनए मिलेगा हमें, और आरएनए रुबिस्को नाम का एंजाइम मिलेगा। फिर नोस्टॉक के साइटोप्लाज्म में हमें वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर क्या मिलेगा हमें, लिपिड के हमें कुछ ड्रॉपलेट मिलेंगे जिनका काम होता है फूड को स्टोर करना। और नोस्टॉक के साइटोप्लाज्म में हमें मेन पिगमेंट क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए मिलेगा, और सी फाइकोसाइनिन देखने के लिए मिलेगा। और न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक एल्गी होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके खुद से अपना फूड बना लेती हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा इसमें साइनोफाइसिन और स्टार्च, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा। साइनोफाइसिन, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स एंड ऑयल, ये सब चीज़ें हमें नोस्टॉक के साइटोप्लाज्म में हमें देखने के लिए मिलेंगी। यदि मैं बात करता हूँ कि जनरली रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक की, यदि मैं आपसे रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो रिप्रोडक्शन जनरली वेजिटेटिव भी होता है इनमें। ठीक है, सम टाइम कभी कभी एसेक्सुअल भी हो जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता नोस्टॉक में, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और जो कॉमन मेथड है वो बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। नोस्टॉक के अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो कॉमन मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन होता है, और कभी कभी ये एकाइनेट्स के द्वारा भी कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन इन फेरिबल कंडीशन में। अभी बताऊंगा एकाइनेट्स क्या होता है। ठीक है, और हार्मोगोनिया भी एक कॉमन मेथड होता है नोस्टॉक के अंदर। ठीक है, बाई हेट्रोसिस्ट इन नोस्टॉक कॉम्यून्स, द हेट्रोसिस्ट सेपरेट फ्रॉम द फिलामेंट गिव राइज, अभी बताता हूँ क्या होता है पूरा, गिव राइज टू न्यू फिलामेंट। अब देखिए क्या होता है, ये पूरा मेथड समझ लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या होता है, देखिए दिस टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ रेस्टिंग थिक वॉल स्पोर बाय नोन एज एकाइनेट्स। देखिए जब फेरेबल कंडीशन होती है उसमें, तब उस वक्त एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, देखिए कुछ स्पोर होते हैं, इसके भी नोस्टॉक के भी कुछ स्पोर होते हैं। उन स्पोर के ऊपर थिक वॉल होती है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर थिक वॉल होती हैं जिनको हमने क्या बोला, स्पोर बोला, और इनका साइज
इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बिकम रिच फूड मटेरियल, ठीक है, एंड फॉर्म ए थिक वॉल, और इनके अंदर अधिक मात्रा में फूड मटेरियल होता है और इनकी वॉल थिक होती है। दिस एकाइनेट्स आर येलो, और ये जो एकाइनेट्स होते हैं ये येलो होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। दे आर वेरी रेस्टिंग टू अनफेवरेबल कंडीशन, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, और इनके अंदर फूड मटेरियल भी खूब अधिक मात्रा में होता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये व्हेन द कंडीशन आर अनफेवरेबल तो द अकाइनेट्स जर्मिनेट्स, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अकाइनेट्स जर्मिनेट कर जाते हैं और एक नया फिलामेंट बना देते हैं, और उससे पूरा का पूरा एक नॉस्टॉक नया बन जाता है, ठीक है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया सिस्टमेटिक कैरेक्टर। अब देखिए जो सेपरेट वाली वहाँ लिखी थी बात, ये पूरा का पूरा एक फिलामेंट है। अब आपको वही जो मैंने आपको पॉइंट मैंने पढ़ा था वही पॉइंट मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एक नॉस्टॉक का एक फिलामेंट है, और फिलामेंट के पास ये ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर चल रहा है, इस तरह से ये डिस्क बन जाते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए ये 2 डिस्क बने हैं, 3 4 5 6, इस तरह से ये डिस्क बन जाएंगे। और ये डिस्क बनने के साथ साथ ये डिस्क वाली जगह से ये फिलामेंट टूट जाएंगे, और इन डिस्कों को हम क्या बोलते हैं, नेक्रीडिया बोलते हैं, ठीक है। और इन डिस्क वाली जगह से जब ये टूटेंगे फिलामेंट, तो ये फिलामेंट कैसे हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, और ये डिस्क सेपरेट कर देती है, ठीक है। और इन डिस्कों के माध्यम से ही क्या होता है, नया ये आपके नए फिलामेंट बन जाते हैं, और इन डिस्कों को हम बोलते हैं नेक्रीडिया, ठीक है। इन फिलामेंटों के बीच में क्या बनेंगी, डिस्क बनेंगी, डिस्कों को हमने नेक्रीडिया बोला, और यहीं से ब्रेक होते चले जाएंगे फिलामेंट, और एक नए फिलामेंट बनते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इन डिस्कों को हम नेक्रीडिया बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एंडोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए मूवमेंट की यदि हम बात करें, एनी मोटाइल सेल इन द लाइफ हिस्ट्री नॉस्टॉक इज absent, नॉस्टॉक कॉलोनी में मूव बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट जो पानी की लहरों के साथ जो चीज़ें बह जाती हैं उनको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं हम एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है। एनसीईआरटी आपकी क्या गाना गा रही है, जो मैंने समझाया है वही गाना गा रही है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का मोनोग्राम निकल गया। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनी और फिलामेंटस, ये कॉलोनी बना के रहते हैं, ये भी देख चुके हैं हम। ये फिलामेंटस होते हैं, ये भी देख चुके हैं हम। फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेराइन भी होते हैं, टेरिस्टल एल्गी भी होती हैं, हम ये भी देख चुके हैं, हम बहुत डिटेल में देखा है हमने, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ पूरी बिटवीन द लाइन जो अभी आपको समझाएंगे। अब एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ आपको मैं ताकि आप समझ जाओ, सर ज़्यादा बाहर नहीं थे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीड, हमने ये भी बताया कि कॉलोनीज बनती है और इस पर सीट भी होती है, म्यूसिजिलिनस सीट होती है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूशन वाटर बॉडीज़, और मैंने आपको ये भी बताया था ये वाटर को जो वेस्टेज वाटर होते हैं उसको भी ट्रीटमेंट करने में रोल प्ले करती है। लिखा हुआ है ना पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर मीन्स जो वेस्टेज वाटर होता है उसको भी ट्रीट करने में ये रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में रोल प्ले करती हैं। मैंने आपको ये भी बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, हेट्रोसिस्ट करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कौन सा एंजाइम रोल प्ले करते हैं, है ना। और एग्जाम्पल नोस्टॉक और एनाबीना, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे अभी डिस्कस करी थी स्टूडेंट्स की नहीं वो करी थी, यस बोलो, हाँ वेरी गुड। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं ये, और ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, ये अकार्बनिक से अपना ये अकार्बनिक को क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं और अपना फूड ले लेते हैं अपना, ठीक है। और क्या करते हैं,
ये जो इनऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस होता है, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो आपके अकार्बनिक होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, वहाँ से एनर्जी निकालते हैं और एनर्जी वहाँ से रिलीज करके अपने एटीपी को बनाने में यूज़ करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये भी बता चुका हूँ आपको मैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, और जो हेट्रोट्रोफ बैक्टीरिया होते हैं वो नेचर में हमें अधिक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर, ये डीकम्पोजर भी होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मैंने आपको ये भी बताया था इनका ह्यूमंस के ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको हेलोफिल्स बैक्टीरिया बताए थे। हेलोफिल्स बैक्टीरिया कॉस्मेटिक में रोल प्ले करते हैं। अपना जो पेट्रोलियम का साइज होता है, जो पेट्रोलियम होता है उसको इंक्रीज, उसके एरिया को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। बताया था कि नहीं, ये वही बात कह रहा है आपसे, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ओके। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, और कई सारे बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में रोल प्ले करते हैं। एंटीबायोटिक को भी बनाने में रोल प्ले करते हैं। कई सारे बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक भी लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़ है, एक्टिनोमाइसिटीज़ नाम के बैक्टीरिया हैं, है ना। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी रोल प्ले करते हैं। अब देखिए सम आर पैथोजेनस कॉजिंग डैमेज, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस भी होते हैं जो रोग कारक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, क्रॉप फार्म एनिमल एंड पेट्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को बीमार करते हैं, फसलों को भी ख़राब करते हैं। देखिए मैंने आपको फसलें जो क्रॉप की, मैंने आपको कुछ डिसीज़ पहले बताई थी, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्रॉप के बारे में डिसीज़ बताई थी, ठीक है। एनिमल्स की डिसीज़ बताई थी, ठीक है। कोलेरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। केवल आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ, सर ने हमें सब बताया है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। सिट्रस कैंकर है, आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मेनली बाय फिशन, समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। कभी कभी बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके स्पोर को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा को हम नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ओके।